हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको सी टेट एन सी ई आर टी ई वी एस फैक्ट्स की सीरीज कराई जा रही है। आज मैं उसमें अगला पार्ट 5th लेके आया हूँ। मेरे द्वारा आपको जितने भी ई वी एस फैक्ट्स की क्लास कराई गई हैं, ये सभी सी टेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने सी टेट में जो भी ई वी एस के फैक्ट्स बनते हैं उसको देखते हुए इस क्लास को लिया है। और मेरे द्वारा जितने भी आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे वह सभी सी टेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो आप मेरे द्वारा जितने भी सी टेट ई वी एस की फैक्ट्स कराई गई हैं सीरीज को, वह आप यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप आज से देखना स्टार्ट कर दें। और आज हम अगले पार्ट 5th को स्टार्ट करेंगे आज। और यदि आप इस चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा आपको जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी तो आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पार्ट 5th को। तो आज हम पार्ट 5th में पढ़ेंगे तो एक टॉपिक है सूर्यमणि। सूर्यमणि से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सी टेट के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में 2021 वाला, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब हम बात पढ़ें तो हम सूर्यमणि का सफ़र पढ़ते हैं। पहले क्या है इसके बारे में। तो बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप वजीफ़ा लेकर बीए पास किया। आप पॉइंट नोट करते जाना और ध्यान से समझते जाना। पहला पॉइंट है कि सूर्यमणि ने बीए पास किया था। सूर्यमणि ने, मैं आपको बता दूं, बीए पास किया था। वह गांव की ऐसी लड़की थी, कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थीं। ये दूसरा पॉइंट, उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थीं। अब उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। जंगल बचाओ आंदोलन, यही पेपर अभी रिसेंट में सी टेट में पूछा गया। जंगल बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो झारखंड राज्य से संबंधित था। आगे हम पढ़ें तो इस काम के लिए उसे जगह जगह दूसरे शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाओ काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना भी शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। इतना याद रखना, ये क्वेश्चन बना नहीं है, यदि बन सकता है पेडागोजिकल सेक्शन में कि सूर्यमणि के बचपन का साथी का नाम क्या था, तो विजय नाम था, विजय। अब हम नेक्स्ट पढ़ें इसमें आगे तो सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुडुख समाज की पहचान बने। कुडुख समाज की आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता था। आप इसको भी याद रखो। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता चीची। हम आगे पढ़ें अब इससे संबंधित तो सूर्यमणि के बारे में जब पढ़ें तो सूर्यमणि का तोरंग, ये पॉइंट पूछा गया है पेपर में। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी जो पत्रकार थी, अभी मैंने आपको बताया था, और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इस जगह का नाम तोरंग था। अब तोरंग का अर्थ क्या है? कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल से निकाला जाता है। तो मैंने आपको इसमें सूर्यमणि से संबंधित जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सभी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से नोट कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें। अब जब हम नेक्स्ट इसमें आएंगे तो हम मधुबनी चित्रकारी के बारे में समझते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन बनता है इसका। आप देख रहे होंगे ये है मधुबनी चित्रकारी। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत ही पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है।
त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे द्वारा बताए गए पॉइंटों को। पहले पॉइंट क्या था कि मधुबनी बिहार में एक ज़िला है और त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और यह चित्र जो होते हैं पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाया जाता है और यह रंग भी खास तरह के होते हैं। अब कैसे होते हैं हम जब पढ़ते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और हमने क्या क्या पॉइंट निकाला इसमें। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये चित्र कैसे बनाए जाते हैं। चावल के घोल में रंग बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इतना आप मधुबनी चित्रकारी के बारे में याद रखें क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बना है मधुबनी से। अब जब हम नेक्स्ट पर चले आएंगे तो हम बिहू के बारे में पढ़ेंगे, बिहू का त्यौहार। अब बिहू के त्यौहार में हम जब पढ़े आएंगे तो इसमें दिया है बिहू का त्यौहार। अब इसमें आगे हम जब पढ़ते हैं मैं आपको इसमें फैक्ट्स बताता हूँ मेन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ये माघ बिहू 14 या 15 जनवरी, जिसे हम असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये फिर से मैं बताता हूँ। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी के, जिसे हम असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय को मनाया जाता है। या आप इतना समझ सकते हैं कि 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है माघ बिहू। पहले दिन को उरका कहा जाता है। फर्स्ट डे को क्या कहा जाता है, उरका। और इस दिन अस्थाई सेट छप्पर बनाते हैं हम, जिसे बेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है इसमें। भोरा असम में खाया जाने वाला चावल की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। मैं आपको इसमें पॉइंट बताऊं क्या क्या हैं। पहला तो पॉइंट यही है कि माघ बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और पहले दिन को उरका कहा जाता है और इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं और जो छप्पर बनाए जाते हैं उसे हम बेला घर बोलते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है बिहू त्यौहार में। और बोरा असम में खाया जाने वाला चावल की एक किस्म होती है और पकने के बाद ये चिपचिपी हो जाती है। इतना आपको याद रखना है बिहू त्यौहार के बारे में। अब जब हम नेक्स्ट पर आते हैं आगे तो हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है पेडागोजिकल सेक्शन में। जब हम इसको पढ़े आएंगे कर्णम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पहला पॉइंट, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और यह एक वेट लिफ्टर हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगीं। अब वे एक भार में 130 केजी, ये पेपर में क्वेश्चन बना है पेडागोजिकल सेक्शन में, 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। मैं आपको इसमें पॉइंट को रिपीट करता हूँ क्या क्या बन सकते हैं। पहला पॉइंट यही है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर कहलाती हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तो वजन उठाने का इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया था। अब ये 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं
और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आप कर्णम मल्लेश्वरी से इतने जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो याद रखिए, और CTET में इन फैक्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, यही बनेंगे फैक्ट्स। हम आज के नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर पढ़ें तो ब्रेल लिपि के बारे में समझते हैं। जो इसमें लिखाई, आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। लुई ब्रेल जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उस आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उन्होंने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। इस तरह की लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। इसमें उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिसे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। अब मैं आपको बताऊं ब्रेल लिपि के बारे में क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं कि लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे, पहला। दूसरा यह है कि यह 6 बिंदुओं पर आधारित थी और वर्तमान में 8 बिंदुओं पर आधारित है। अब वर्तमान में कंप्यूटर पर भी ब्रेल लिपि लिखी जा सकती है, और ब्रेल लिपि इन्होंने यही तरीका ढूंढा था छूकर पढ़ने का, तो तभी से इनका ब्रेल लिपि के नाम से यह जाना गया। और ये मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु पर बने होते हैं ब्रेल लिपि, जिससे हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो हमने ब्रेल लिपि के बारे में समझ लिया, ये फैक्ट्स पेपर में बन सकते हैं। और जितने भी मैंने आपको आज जितने भी मैंने फैक्ट्स लिए हैं पॉइंट वाइज, वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी फैक्ट्स से ही क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। मैं आपको और जितने भी फैक्ट्स रह गए हैं वो सब करा दूंगा इस CTET EVS फैक्ट्स की सीरीज़ में, और आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इस वीडियो के। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।